जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बेघर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आज तो काव्या ने हद ही कर दी थी। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान अपनी सास का। वसुधा तो जार जार रो रही थी अपने कमरे में। तभी उसके पति सुबोध जी ने कमरे में प्रवेश किया और अपनी पत्नी वसुधा को रोता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और चिंतित होकर पूछने लगे, क्या हुआ वसुधा, रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, क्या बात है? वसुधा ने सोचा बहू की यह हरकत बताने से कहीं घर में क्लेश ना हो जाए, इसीलिए बोली, आज रोहित की बहुत याद आ रही है तो रोना आ गया। सुबोध, बस इतनी सी बात, चल मिलवा कर लाता हूँ तुझे तेरे भाई से, इस बहाने मैं भी साले साहब से मिल लूँगा। दोनों ने एक बैग में दो दो जोड़ी कपड़े डाले और निकल पड़े गाजियाबाद के लिए। वैसे भी दिल्ली से गाजियाबाद है ही कितनी दूर। 2-3 दिन रहकर वापस आ गए। उन्हें ऐसे अचानक देखकर रोहित और उसकी पत्नी, बच्चे सब बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने जब ऐसे अचानक प्रोग्राम बनाया था तो उनकी बहू काव्या बहुत खुश हो गई थी। सोच रही थी, चलो 2-3 दिन के लिए तो पीछा छूटा बूढ़े बुढ़िया से। अब मैं 2-3 दिन तक फ्री, ना उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी और ना खाना। अपनी सहेलियों को घर पर बुलाऊंगी और उनके साथ पार्टी करूंगी। उधर वसुधा भी अपने भाई भाभी और बच्चों से मिलकर खुश हो गई थी। सुबोध जी की गोलगप्पे, चाट पापड़ी, टिक्की की दुकान थी जो कि बहुत अच्छी चलती थी। वह दुकान अब उनका बेटा रवि चला रहा था, यानी कि काव्या का पति। सचमुच वह विवाह के बाद काव्या का पति ही बनकर रह गया था, माता पिता का बेटा नहीं। काव्या जब सास ससुर का अपमान करती थी तो उसे डांटना तो दूर, रोकता भी नहीं था। ना जाने ऐसा क्या हो गया था। वसुधा भाई के यहाँ से आने के बाद एकदम नॉर्मल थी, मानो पहले वाली बातें भूल गई हो। लेकिन आज जब काव्या ने सुबोध जी का अपमान किया तो वसुधा जी सहन न कर सकी। दरअसल हुआ यूं कि वसुधा सुबोध जी को चाय देकर सब्जी खरीदने चली गई और वहां उन्हें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। तब सुबोध जी ने बहू से कहा, बहुत समय हो गया है, नाश्ता दे दो क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। काव्या बुदबुदाने लगी, मुझे तो नौकरानी समझ रखा है इन दोनों ने। अपने बच्चों को देखूं या इनकी सेवा करूं? बूढ़ा अपनी पत्नी से तो कुछ कहता नहीं, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाता रहता है। जान खा गया है मेरी, ना जाने कब मरेगा। यह सब कुछ वसुधा ने अपने कानों से सुना क्योंकि वह सब्जी का थैला रखने रसोई में आ गई थी। वसुधा जोर से चिल्लाई, काव्या क्या बोला तुमने अभी? कुछ तो शर्म कर, तेरे पापा के साथ भी ऐसा हो सकता है कल, करने का फल यहीं पर मिलता है। काव्या बदतमीजी से बोली, मेरे पापा भाभी पर ऑर्डर नहीं चलाते। वसुधा, क्या ऑर्डर चलाया था तुझ पर? मैं सब्जी लेने गई थी, इसीलिए तुझसे नाश्ता मांगा था ना बस, और तू बदले में उनकी मौत की कामना कर रही है। तभी रवि आया। बस करो माँ, जब देखो चिल्लाती रहती हो, हर बात में किटकिट करती हो। वसुधा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं किटकिट करती हूँ? तुझे पता है इसने तेरे पापा को क्या बोला है? रवि, हाँ हाँ पता है। क्या इसके बोलने से पापा सचमुच मर? वसुधा ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ बोल, पूरा वाक्य बोल बेशरम। बहुत सहन कर लिया हमने, अब तुम दोनों के साथ हमारा गुजारा नहीं। तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लो, 4 दिन का समय है तुम्हारे पास। काव्या, हम क्यों जाएं? आप दोनों जाइए यहाँ से। वसुधा, यह घर हमारा है, याद रखना। तब तक काव्या उसकी आंखों के सामने कागज लहराती हुई बोली, पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए। यह घर हमारा है और हम इसके मालिक हैं क्योंकि आपने हमें यह घर उपहार में दे दिया है। वसुधा, यह क्या बकवास है रवि? रवि, माँ आप दोनों ने ही तो हस्ताक्षर किए थे, भूल गई हो क्या? वसुधा और सुबोध के पांव तले जमीन खिसक गई। वे दोनों समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है और धोखे से साइन करवाए गए हैं। अब वह क्या करते? उन्होंने सोच लिया था कि उनके द्वारा किया गया अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और जितनी मेहनत हो सकेगी
उतनी मेहनत करके सम्मान की सूखी रोटी खाकर गुजारा करेंगे। वे लोग अपने कपड़े और अपनी जमा पूंजी जो उनके पास थी लेकर घर से निकल गए। अब समस्या यह थी कि जाएं कहाँ, कहाँ पर रहें। उनकी जमा पूंजी भी ज़्यादा नहीं थी। वहाँ से कुछ आधे घंटे की दूरी पर एक इलाका था जहांगीरपुरी। वहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग मिलकर रहते थे। वहाँ पर उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया, जो कि बहुत ही हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्हें मुश्किल से मिला। कुछ दिनों बाद पैसे तेजी से ख़त्म होने शुरू हो गए। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए पहली तारीख बहुत जल्दी आ जाती है और किराया देना भारी लगने लगता है। तब वसुधा ने अपने पति से पूछा, सुनो जी, अगर मैं घर का खाना जैसे राजमा चावल या कढ़ी चावल, छोले चावल वगैरह बनाकर दूं तो क्या आप बेच पाओगे? सुबोध, हाँ बेच तो लूँगा, लेकिन तू इस उम्र में अब सुबह सुबह उठकर इतना खाना बना सकेगी? वसुधा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बस मुझे थोड़े बर्तन और खाने का सामान ला कर दो। हमें कौन सा महल बनाना है, सम्मान की सूखी रोटी ही तो खानी है बस। अपने स्कूटर पर जाकर बेच देना। 3-4 दिन में सारा इंतजाम हो गया। वसुधा ने कढ़ी चावल बनाए और सुबोध जी निकल गए उन्हें बेचने। 8-10 दिन उनका थोड़ा नुकसान भी हुआ। धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि इनका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर उनकी अच्छी कमाई होने लगी। 12 से दोपहर के 2 तक सारा खाना बिक जाता था। फिर एक बार इत्तेफाक से एक वकील साहब उनके यहाँ खाना खाने आए और बातों बातों में वैसे ही पूछ लिया, आप यहाँ पर खाना क्यों बेच रहे हो अंकल? आपकी तो अपनी दुकान थी ना चाट पापड़ी की। सुबोध जी हैरान हो गए और उनसे पूछने लगे कि आप कौन हो बेटा, मुझे कैसे पहचानते हो? उस वकील ने कहा, अंकल लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रवि का दोस्त किशोर हूँ। रवि कैसा है, शादी वादी हो गई या नहीं? तब सुबोध जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने किशोर को घर ले जाकर पूरी बात बताई। किशोर ने कहा, क्या आपको अपना घर वापस चाहिए? सुबोध, क्या ऐसा हो सकता है? पर हमने तो धोखे में आकर साइन कर दी थी। किशोर, हाँ हो सकता है। यदि ऐसी परिस्थिति हो कि बच्चे माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते तो माता पिता संपत्ति वापस ले सकते हैं, या फिर गिफ्ट डीड में निहित शर्तों का पालन बच्चे ना कर रहे हों और उल्लंघन कर रहे हों। लेकिन केस करने के लिए आपको और आंटी जी को मन पक्का और कठोर करना पड़ेगा। आप भावुक होकर फैसला नहीं लेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। दोनों ने कहा ठीक है। किशोर ने रवि पर केस किया और वह माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा है, इसके बहुत सारे सबूत भी पेश किया। हालांकि काव्या ने अपनी चतुराई दिखाने और मक्खनबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ना चली। सुबोध और वसुधा को उनका घर वापस मिल गया और कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि रवि हर महीने माता पिता को घर खर्च भी देगा। अब रवि और काव्या को समझ में आ रहा था कि किराए के घर में रहना क्या होता है। रवि ने काव्या को बुरी तरह लताड़ा और कहा कि आगे से अपनी गंदी जुबान बंद रखना, वरना दुकान भी हाथ से चली जाएगी और हमें भीख मांगनी पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।